नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी विद भास्कर में। और आज हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आर्टिकल 12 देख चुके हैं, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में हमने जाना था। वास्तव में इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि स्टेट की क्या क्या क्राइटेरिया हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं काउंटर करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकता है या हाई कोर्ट कैंसिल कर सकता है। लेकिन अब हम इस वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे लॉ हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए जाएं जिनको कैंसिल किया जा सकता है। ये तो सिंपल सी बात है कि जो आर्टिकल 12 से 35 में जो भी हमारी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको किसी भी तरीके से काउंटर किया जा रहा है तो उनको कैंसिल किया जा सकता है। तो कौन ऐसा लॉ बनाता हो वो हमने देखा है 12 में, यानी कि स्टेट अगर ऐसा कोई लॉ बनाए तो काउंटर किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन कब? तो वो आर्टिकल 13 जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है ये सारे जितने भी पावर्स हैं। लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इसका चैप्टर का नाम ही जो हमारा आर्टिकल 13 है वो शुरुआत ही यही करता है कि वो सारे मौलिक अधिकार और उससे संबंधित वो सारी अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि ऐसा कोई भी लॉ बनाया जाए, ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी विधि बनाई जाए वो अगर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को काउंटर करती है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है। इसी में हम आगे इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ध्यान रहे, इस वीडियो में बहुत अच्छे से और धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन पीएससी और यूपीएससी के लिए तो ये हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे मेंस के क्वेश्चंस के आंसर और प्रीलिम्स के आंसर यहाँ से बनते हैं। इस कारण से इस चैप्टर को समझना बहुत आवश्यक है और बहुत सारे लोगों को अभी तक 13 के बारे में जानकारी नहीं है और बहुत सारे लोग इसको एकदम नकार देते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो जब हम आगे चलते हैं इसमें, तो जो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 13 में, तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद ऑन डेरोगेशन ऑफ, यानी कि कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार जो असंगत हो रहा है फंडामेंटल राइट से तो उसे कैंसिल किया जा सकता है और अल्पीकरण किया जा सकता है। दो चीजें यहां पे आई हैं, एक है इनकंसिस्टेंट और दूसरा है डेरोगेशन। यानी कि दो चीजें किस हिसाब से देखनी है, अगर काउंटर कर रहा है, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 14 है जो कि आपको राइट टू इक्वलिटी देता है, समानता का अधिकार। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो समानता के अधिकार को खत्म किया जा रहा है तो उस कानून को खत्म किया जा सकता है। या इसकी जगह पे हम देखिए आर्टिकल, बहुत अच्छा एक आर्टिकल देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 19। इसको अगर हम लेके चलें, मान लीजिए आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड कराता है पूरी तरीके से कि आप घूमने फिरने की आज़ादी आपको मौजूद है, आप कभी भी घूम फिर सकते हैं और कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, इसमें कोई टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन सरकार क्या करती है कि आपके घूमने फिरने की आज़ादी को ही छीन लेती है। ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया गया, मौलिक अधिकारों से ही असंगत हो गई ये विधि, क्योंकि मौलिक अधिकार कहता था कि घूमने फिरने की आज़ादी है, जबकि पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि आपके घूमने फिरने को ही रोक दिया गया। तो ऐसे जो भी लॉ हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे जुडिशरी के द्वारा। दूसरा डेरोगेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसमें था कि आपके घूमने फिरने पर आज़ादी लगा दी गई, लेकिन कह दिया गया कि रात्रि 8 बजे से इवनिंग में 8 बजे से मॉर्निंग में 11 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। यह है अल्पीकरण, यानी कि 19 को पूरा खत्म ना करके आपको कुछ हद तक रोक लगा दी गई। तो इस तरीके की भी अगर कोई विधियां आएंगी तो उसको भी समाप्त माना जाएगा। इसके और कुछ एग्जाम्पल जब हम बाद में इस वीडियो के सेकंड पार्ट में होंगे और फिर जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे मेंस और प्रीलिम्स के, तब इसके हम और अच्छे से पार्ट्स और चीजें देखेंगे। इसमें इस तरीके के भी डेरोगेशन होते हैं, इस तरीके के भी कुछ अल्पीकरण होती हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जिसमें कहा गया कि सभी व्यक्ति 8 से 11 बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो 8 से 11 रात्रि में बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो इसमें क्या हो गया कि सभी लोगों को तो आर्टिकल 19 फुल प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन इसने गर्ल्स के लिए मना कर दिया कि रात में 8 से 11 नहीं निकले हैं आप। तो आर्टिकल 19 तो उनका वायलेशन हो ही रहा है,
आर्टिकल 14 भी वायलेट हो गया। क्यों? क्योंकि समानता का अधिकार था, सबको राइट टू इक्वलिटी थी, लेकिन गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल बाउंडेशन लगा दी। इस कारण से इसको अल्पीकरण कर दिया जाएगा, और कहां तक अल्पीकरण कर दिया जाएगा वो हम देखते हैं। एक और चीज इसमें जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 है वो हमें प्रोवाइड कराता है जुडिशियल रिव्यू। वैसे तो इसके 4 सेक्शन है टोटल, जो कि हम अगले उसमें देखने वाले हैं। ये जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड कराता है जो हमारा आर्टिकल 13 है। यानी जुडिशियल रिव्यू डायरेक्ट रूप से पूरे संविधान में कहीं पे भी नहीं वर्णित है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, यानी कि ये संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन आर्टिकल 13 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि जुडिशियल रिव्यू यहां पे दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है इफ अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, कोई भी ऐसा कानून जो कि विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है, या संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, जैसे कि वही हम आर्टिकल 19 का ले लें कि आर्टिकल 19 में कहा गया कि रात में 8 से 11 मान लीजिए लिख दिया गया कि बाहर नहीं निकलेंगी गर्ल्स, तो ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको जुडिशियरी खत्म कर सकती है। यही जुडिशियल रिव्यू है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिव्यू, यानी कि किसी भी कानून को बनाए जाने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देख सके, वही है रिव्यू। जैसे कि अभी SC/ST यानी एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बहुत सारे विवाद हुए थे सामने, और उस एक्ट में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसको उस हद तक खत्म कर दिया जाए जहां तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसमें क्या क्या खत्म कर दिया गया था? उसमें यह समाप्त कर दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को जांच करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी चीज है कि उसको जमानत भी दे दी जा सके। बाद में फिर इस पर विवाद हुआ और फिर पार्लियामेंट ने इसको अमेंड किया, वो बाद की बातें हैं जो हम आगे देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट अमेंड करती है। तो ये तो रहा जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मतलब है कि अगर जुडिशियरी के पास कोई ऐसी चीज पहुंचती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ है, तो क्या करेगी जुडिशियरी? उसको इन्फोर्समेंट से मना कर सकती है, वो लागू नहीं हो पाएगा। ये हमारा जुडिशियल रिव्यू था। अब आर्टिकल 13 में जो कि हमने देखा कि इसके 4 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, यानी 4 सेक्शंस हैं इसके, 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). 13(1) कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले, यानी कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो रहा है, और जनवरी 1951 में जब संविधान लागू हो रहा है, 1950 में लागू हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू हो रहा है, उस संविधान के लागू होने के पहले कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी विधियां मौजूद थीं, ठीक है, और अगर वो पार्ट 3 के प्रोविजन को कहीं पे भी डिस्टर्ब करती थी, तो वो सारी की सारी क्या समझी जाएंगी? वॉइड कर दी जाएंगी। अगर वो इनकंसिस्टेंट थी पार्ट 3 के, पार्ट 3 में हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी भी तरीके से कोई भी विधि जो कि कानून बनाने के पहले थी, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो लोकल कानून मौजूद हो समाज में, या किसी भी तरीके के, यदि वो पार्ट 3 को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्हें समाप्त माना जाएगा, खत्म माना जाएगा, और उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा। shall be void to the extent that, यानी कि उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा जहां तक वो पार्ट 3 का उल्लंघन करती हो। इस चीज को बहुत क्लियर समझना है। कैसे? मान लीजिए कि अगर उसमें दिया हुआ है कि सभी लोग बाहर निकल सकते हैं, गर्ल्स भी बाहर जा सकती हैं, बस गर्ल्स 8 से 11 बाहर नहीं जाएंगी, तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि ये सारे जो चीजें हैं वो तो लागू होंगी, लेकिन जो 8 से 11 वाला सिर्फ जो लाइन थी उसको वॉइड कर दिया जाएगा। बाकी पूरी की पूरे लॉ अगर पहले से ये मौजूद था तो ये लॉ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही चीज गड़बड़ थी कि 8 से 11 गर्ल्स को बाहर जाने से रोक रहा था, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा था, तो सिर्फ ये 8 से 11 वाली लाइन को समाप्त कर दिया जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें रहेंगी। तो पहली चीज में 13(1) में हमें ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले कोई ऐसी विधि थी जो पार्ट 3 को डिस्टर्ब करती थी या काउंटर करती थी, तो वो समाप्त मानी जाएगी। उसके बाद 13(2) है।
13(2) खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो सिंपल सी बात है कि अब लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, लेजिस्लेचर बनाएगी, या फिर जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो कोई पॉलिसी मेकिंग करेगी। तो उसके लिए भी यही है कि अगर कोई भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई विधि बनाई जाती है, ठीक है, तो वो पार्ट 3 को अगर कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट है तो लॉ शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, उस हद तक जहां तक ये काउंटर करती है। यानी अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया है और वो अगर फंडामेंटल राइट्स को काउंटर करता है तो पूरा लॉ खत्म करने की जरूरत नहीं होती है, पूरा लॉ खत्म नहीं होता है। उस लॉ का वो वाला पार्ट जो सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को काउंटर कर रहा था, सिर्फ वो खत्म माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 21 में, या मान लीजिए कि आपका कोई धर्म के लिए आपको मिला हुआ था, तो कह दिया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार है धर्म में, लेकिन आपको हिंदू धर्म ही फॉलो करना होगा। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता पे काउंटर हो गया, तो इसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा। और फिर जैसे कि आपका आर्टिकल 14 है, उसमें समानता का अधिकार है, गर्ल्स और बॉयज को लगातार समानता दी जा रही है, लेकिन कहीं पढ़ाई में असमानता कर दी गई राज्य के द्वारा। कह दिया गया कि सभी लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन गर्ल्स जो हैं वो आपकी साइंस नहीं लेंगी, साइंस साइड से नहीं पढ़ेंगी, ये सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स ले सकती हैं 11th में। तो ये क्या हो गया? सिर्फ इतना काउंटर होगा इस लॉ में। यानी कि अगर एजुकेशन पॉलिसी कोई बनाई गई है, उस एजुकेशन पॉलिसी के सारे नियम अगर फंडामेंटल राइट्स को काउंटर नहीं करते हैं तो वो सारे लागू हो जाएंगे। सिर्फ एक लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को काउंटर कर रहा था, सिर्फ वही खत्म होगा, पूरे लॉ एक साथ खत्म नहीं हो सकते हैं। तो एक चीज यही ध्यान देनी है कि कोई भी लॉ सिर्फ जो पार्ट 3 को जहां तक डिस्टर्ब करेगा वहां तक कैंसिल होगा, पूरा लॉ कैंसिल होने की जरूरत नहीं होती है। तो पहला जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स लागू होने के पहले यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का था, और दूसरा जो है वो हमारा बाद का बात करता है। थर्ड यहां पे क्या कहता है कि सारी विधियां, यानी सारी विधि में क्या क्या लॉ कौन कौन से माने जाएं, क्या सिर्फ पार्लियामेंट से बनाए हुए या फिर सिर्फ लेजिस्लेचर से बनाए हुए या एग्जीक्यूटिव से? तो सिंपल सा दिया हुआ है ऑल ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब पार्लियामेंट एक साथ ना चल रही हो, यानी कोई भी सेशन में ना हो अगर कोई लेजिस्लेचर, तो उस समय राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा एक लॉ बना दिया जाता है जो एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ की तरह काम करता है, एकदम लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉ की तरह काम करता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस, जो कि हमें बाद में पढ़ना है। उसके बाद ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर दिया गया है अगर एग्जीक्यूटिव के द्वारा, या कोई बिल बनाया गया है, कोई बाई लॉ उप विधि बनाई गई है, यानी कि कोई ऐसी छोटी सी विधि बनाई गई है जो विधि के लिए उप विधि हो। जैसे कि मान लीजिए कानून था कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया तो उसको 10 साल की सजा होगी, लेकिन उसमें उप विधि बना दी गई कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को मारा तो 10 साल की सजा तो होगी, लेकिन यदि वो व्यक्ति मान लीजिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, उतना दिमागी रूप से असक्षम है, तो उसको सिर्फ 8 साल की सजा होगी। ये हो गई उप विधि। विधि में थोड़ी सी और कोई विधि जोड़ दी जाए, वो भी इसमें काउंट की जाएगी। रेगुलेशंस, कोई नियम बनाए जा रहे हैं। नोटिफिकेशंस, यानी कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन से रिलेटेड कोई चीज चल रही है, वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं ऐसे काउंटर करती है जो कि आपके संविधान में दी गई चीजों के खिलाफ हो रहा है, तो भी वो इसमें आएगा और कैंसिल माना जाएगा। 13(4) आपका कहता है कि कोई भी विधि जो आर्टिकल 13 में दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करके ठीक कर दी जाती है 368 के द्वारा, यानी आर्टिकल 368 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है, तो यदि कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अगर कोई चीज जोड़ दी जाती है तो वो कैंसिल नहीं होगी। जैसे इस चीज को समझें कि अगर मान लीजिए कि 8 से 11 घूमना मना था किसी भी व्यक्ति के लिए रात्रि में, लेकिन ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा था, तो ये सिर्फ नॉर्मल लॉ अगर बनाया गया है, तो अगर पार्लियामेंट में आर्टिकल 368 का यूज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट किया जाए और अमेंडमेंट करके ही आर्टिकल 19 में यह कह दिया जाए कि व्यक्ति को घूमने फिरने की आज़ादी भारत में मौजूद है, लेकिन शाम 8 से 11 में ये आज़ादी छीन ली जाएगी, तो ये फिर कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये किया गया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल
अभी वर्तमान में जो मौजूद है वो आपका EWS कोटा है। लेकिन अब यहां पे समस्या खड़ी हो जाती है। यहीं पे आर्टिकल 13 डिक्लेयर कर रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कि 368 आर्टिकल का प्रयोग करके यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके के चेंजेस करने पर आर्टिकल 13 के अंडर जो भी, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी लॉ बनाई जाएगी तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं यहां पे आगे कि लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही विवादित लाइन है और बहुत ज्यादा इस पे डिबेट हुआ कि इसने तो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर दिया। आर्टिकल 13 आपको पावर ये दे रहा था कि आपके फंडामेंटल राइट्स बचे रहेंगे, लेकिन यहां पे तो ये कह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म किए जा सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो संपत्ति का अधिकार था, जो प्रॉपर्टी राइट्स था, उसको भी समाप्त कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पे है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में और अमेंडमेंट माना जाएगा। इससे अब दिक्कत ये हो गई कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे अब गंभीर खतरा हो गया, या फिर सीधा कहें कि तलवार लटक गई कि अब कभी भी पार्लियामेंट जब भी चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकती है। तो फिर इस पे एक क्वेश्चन यही है कि क्या कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड वो अब खत्म हो गई अगर अमेंडमेंट करके अंडर आर्टिकल 368 का प्रयोग कर दिया जाए और किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो क्या फिर जुडिशियली रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से खड़े हो गए और यहीं से हमारे मेंस के आंसर को दम मिलता है और बाकी बहुत सारी डिबेट इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, जैसे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, उसके बाद आपका गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट और केशवानंद भारती, ये 3 केसेस हैं। तो इसके पार्ट 2 में जो वीडियो बनाई जाएगी उसमें और भी चीज़ें हम आर्टिकल 13 के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी, जैसे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत अब कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, क्या अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है, तो क्या फिर जीवन जीने के अधिकार को भी समाप्त किया जा सकता है, तो क्या हमारी आज़ादी जो है बोलने की आज़ादी, यानी कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो मान लीजिए गवर्नमेंट इसी को खत्म कर दे कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, जैसे कि अभी प्रेजेंट में है देश के खिलाफ बोलना देशद्रोही है, सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोही नहीं होता है, लेकिन हो सकता है सरकार इसको चेंज कर दे कि सरकार के खिलाफ भी बोलना देशद्रोही हो सकता है। तो क्या जुडिशियल रिव्यू के द्वारा हम इसमें अमेंडमेंट को विरोध कर सकते हैं? इस चीज को हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।